इसको बस कॉर्नवालिस के नाम से चलिएगा, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के जो सुधार है उनका वर्णन करने बोला है। तो चार्ल्स कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1786 से लेकर 1793 तक बेसिकली ये कार्यरत रहे थे, ठीक है। उन्होंने भारत में बेसिकली जो अंग्रेजी शासन प्रशासन है, जो अंग्रेजों का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके एक महत्वपूर्ण सुधारक में से माना जाता है, ठीक है। उनके द्वारा सुधारों ने बेसिकली क्या किया, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ न्याय है, पुलिस तथा जो भूमि व्यवस्था है, ऐसे कई बड़ी परिवर्तन किए। इन्हीं सुधारों के कारण ही उन्हें बेसिकली भारतीय जो हमारे प्रशासनिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे IAS कहते हैं, इसका जनक कहा जाता है, ठीक, कहा जाता है, ना कि है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। कॉर्नवालिस का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन को क्या करना है, अधिक संगठित करना था, प्रभावी करना था और साथ ही साथ स्थायी बनाना था। ये उनका एक सोच था बेसिकली। कॉर्नवालिस ने सबसे पहले प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया था। उन्होंने कंपनी के जो कर्मचारी में बेसिकली जो फैला हुआ भ्रष्टाचार था उसको रोकने का प्रयास किया। उस समय अंग्रेजी जो अधिकारी थे वो रिश्वत लेते थे और अभी भी लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, और निजी व्यापार भी करते थे। कॉर्नवालिस ने अधिकारियों के जो निजी व्यापार उस पर रोक लगा दी तथा उनके वेतन में वृद्धि की ताकि वे ईमानदारी से अपना काम कर सके। उन्होंने उच्च प्रशासनिक पदों पर केवल अंग्रेजी की नियुक्ति की। भारत को बड़े जो पद है बेसिकली उनसे दूर रखा गया था। इससे प्रशासन तो मौजूद हुआ, लेकिन जो भारतीयों के प्रति जो भेदभाव है वो भी लगातार बढ़ते चला गया। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में कॉर्नवालिस ने महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने न्यायालय को बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया और साथ ही साथ दीवानी तथा जो फौजदारी व्यवस्था थी या न्यायालय थी उनकी स्थापना उन्होंने की। जिला स्तर पर दीवानी जो अदालतें वो बनाई गई, जहाँ जो नागरिक मामले हैं उनकी सुनवाई की सके। फौजदारी मामले के लिए अलग जो अलग अदालतें होते बेसिकली उनकी स्थापना की गई। सबसे ऊंचा स्तर पर जो था वो सदर दीवानी अदालत थी और साथ ही साथ सदर जो नियामत अदालत थी वो बनाई गई थी। उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों को बेसिकली अलग करने का प्रयास किया ताकि जो न्याय है वो अधिक निष्पक्ष हो सके और साथ ही साथ इन सुधारों ने न्याय व्यवस्था में कुछ स्थिरता यहाँ देखा गया कि लाया गया था। हालांकि ये प्रणाली बेसिकली आम भारतीयों के लिए और भी जटिल और साथ ही साथ महंगी भी थी। तो काहे का भैया ये जो आपने सुधार किया क्या फायदा हुआ बताइए, जब ये जटिल और महंगाई रहेगा तो। पुलिस व्यवस्था में भी कॉर्नवालिस ने सुधार किए। पहले गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी जमींदार को होती जो जमींदार जो क्या था प्रोटेक्शन करने काम करते गांव वालों का, लेकिन यह व्यवस्था जो प्रभावी नहीं थी। कॉर्नवालिस ने क्या किया, आधुनिक जो पुलिस व्यवस्था है उसकी शुरुआत की। जिलों को कई थानों में बेसिकली बांट दिया और प्रत्येक थाने का बेसिकली एक दारोगा जो है वो नियुक्त कर दिया। पुलिस को बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है पुलिस के बारे में कि पुलिस को अपराध रोकने और जो कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। और यह प्रणाली बेसिकली आगे चलकर हमारे जो भारतीय पुलिस व्यवस्था जो हम लोग आज देखते हैं उसका ये आधार बनाते ही बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास है कि कॉर्नवालिस का सबसे प्रसिद्ध जो हमारे पास है सुधार जो है स्थायी है, वो सुधार स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हमारे पास है जिसे 1793 में लागू किया गया था। इस व्यवस्था तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारों की भूमि का जो स्थायी मालिक वो मान लिया गया था और उन्हें अगर निश्चित राजस्व अगर अंग्रेजी सरकार को देना होता था, यदि वे समय पर जमा नहीं करते थे तो उनकी जो जमीनें वो छीन ली जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकार की आय को बेसिकली एक स्थायी बनाना था। प्रारंभ में इससे क्या हुआ, अंग्रेजों को एक नियमित आय आने लगी, लेकिन किसानों की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो गई। जमींदार जो है बेसिकली किसानों से अधिक जो लगान है वो वसूलने लगे और जो जिससे किसान के बीच जो किसानों के बीच में जो एक कह सकते हैं शोषण था वो लगातार बढ़ते चला गया हमारे पास है। कॉर्नवालिस ने व्यापार और राजस्व व्यवस्था में भी यहाँ पर सुधार किए। उन्होंने कंपनी के जो वित्तीय प्रबंधन उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया तथा राजस्व वसूली की प्रक्रिया को और भी नियमित बनाया। उनके सुधार में बेसिकली अंग्रेजी जो शासन है इसकी प्रशासनिक नींव जो हुई वो मजबूत हुई। इस प्रकार कॉर्नवालिस के जो सुधार है वो भारतीय प्रशासनिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रशासन, न्याय और पुलिस और भूमि व्यवस्था जैसे कई क्षेत्रों में सभी को संगठित किया। यद्यपि उन्हें अंग्रेजी जो शासन है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। बेसिकली मोटिव यही था कि अंग्रेजी प्रशासन को या शासन को मजबूत करना है और उन्होंने भारतीयों के प्रति जो भेदभाव था वो भी यहाँ पर देखा गया। फिर भी इन सभी सुधारों ने जो आधुनिक प्रशासनिक ढांचा है उसका एक नींव बनाने का कार्य किया हमारे पास बताया हुआ, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है महाराजा रणजीत सिंह जी के बारे में। उनके जीवन का जो चित्रण है ये बताना है और साथ ही साथ उनके जीवन में जो उपलब्धि है उनके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए यही जानते हैं। महाराजा रणजीत सिंह हमारे भारतीय इतिहास के महान शासकों में से गिने जाते हैं। उन्हें पंजाब केसरी या फिर शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पंजाब में एक शक्तिशाली जो सिख हमारा साम्राज्य है उसकी स्थापना की और उन्हें अपनी वीरता, कुशलता और कुशल प्रशासन है, साथ ही साथ धार्मिक जो सहिष्णुता है उनके कारण वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि उन्हें प्राप्त हुई जीवन में। उस समय भारत में आपको मालूम है मुगल सत्ता कमजोर हो चुकी थी और अंग्रेज धीरे धीरे अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार कर रहे थे। ऐसे कठिन समय में महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंजाब को एक मजबूत और साथ ही साथ संगठित राज्य उन्होंने बनाने का कार्य किया।
महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म है वो 13 नवंबर 1780 को जो गुजरांवाला है वहाँ हुआ था, जो वर्तमान बेसिकली पाकिस्तान यानी नल्ला पाकिस्तान, ठीक है, जो गधा पाकिस्तान है वहाँ पर हुआ था, ठीक है। मैं उनको नहीं बोल रहा, ये गधा पाकिस्तान के लिए हमारा शब्द निकल रहा है। उनके पिता का नाम जो था वो महासिंह था, और जो शुक्रचर्या जो मिसल के प्रमुख थे। बचपन से महाराजा रणजीत सिंह जी चेचक रोग से बेसिकली जो चिकन पॉक्स होता है उससे पीड़ित थे, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, लेकिन शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनमें एक अद्भुत साहस और नेतृत्व की क्षमता थी। पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में उन्होंने क्या किया, राज्य की जो जिम्मेदारी है वो उन्हें सौंपी गई थी। रणजीत सिंह जी ने विभिन्न जो सिख मसलों को एकजुट करने का कार्य किया। उस समय पंजाब जो है छोटे छोटे राज्य और जो मिसलों में बटा हुआ था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य शक्ति के बल पर इन सभी को संगठित करने का कार्य किया। 1799 में उन्होंने लाहौर पर बेसिकली क्या किया, अधिकार कर लिया, और बाद में उसे अपनी राजधानी बनाया। 1801 में उन्होंने महाराजा की जो कैसे उपाधि जो है वो धारण की, और सिख साम्राज्य की उन्होंने स्थापना करने का कार्य किया। यहाँ पर बताया जा रहा है उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक शक्तिशाली और जो संगठित राज्य उसकी स्थापना करना। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक रूप दिया। यूरोपीय अधिकारियों की सहायता से सेना को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण से यहाँ पर सुसज्जित करने का काम किया। साथ ही साथ उनकी सेना को खालसा सेना भी कहा जाता था। इसी मौजूद सेना के बल पर उन्होंने कश्मीर हो गया, पेशावर हो गया, मुल्तान तक जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। उनके शासनकाल में पंजाब जो है उत्तर पश्चिम भारत का सबसे महत्वपूर्ण या सब शक्तिशाली जो हमारा राज्य है वो बन चुका था। फिर अगला पॉइंट बताया हुआ है, रणजीत सिंह एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में शांति और जो व्यवस्था है वो बनाए रखी। उनकी प्रशासनिक नीति न्याय और समानता पर बेसिकली आधारित थी। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यद्यपि वो खुद एक सिख सकते थे, लेकिन उन्हें सभी धर्म, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सभी को उच्च जो पद है उन पर नियुक्त किया। इनके दरबार में विभिन्न धर्मों और जो जातियों के लोग हैं वो कार्य करते थे। इन राज्यों में बेसिकली एक धार्मिक जो सौहार्द है वो बनाया था। उन्होंने कला, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा कई मंदिर, गुरुद्वारे बनाए गए। गोल्डन टेम्पल को उन्होंने क्या सजवाया, जिसके कारण आज हम गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। वे साहित्य और कला के संरक्षक भी थे, ये बताया हुआ हमारे पास। महाराजा रणजीत सिंह जी की जो विदेश नीति थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास अत्यंत सफल थी। उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिकली क्या किया, मैत्रीपूर्ण संधि बनाए रखने के लिए और अनावश्यक संघर्ष से बचते रहे। 1809 में बेसिकली अमृतसर संधि के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के साथ बेसिकली एक जो समझौता वो तैयार किया, जिससे उनका जो राज्य है वो सुरक्षित रहेगा। उनकी जो कूटनीति और जो दूरदर्शिता है उसने पंजाब को लंबे समय तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखा था, ठीक है। फिर अगला बताया हुआ 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जी की जो मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य जो कमजोर पड़ने लगता है, और अंततः क्या होता है, अंग्रेजों ने बेसिकली पंजाब का अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर भी भारतीय इतिहास में महाराजा रणजीत सिंह जी का जो नाम है एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ उदार शासक के रूप में जाना जाता है। उनकी उपलब्धियों में पंजाब को बेसिकली राजनीतिक स्थिरता, धार्मिक जो समृद्धि हमारे पास है, और साथ ही साथ जो सामाजिक एकता है वो प्रदान हमारे पास की गई थी, बताया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल है, हैदर अली के जीवन चरित्र एवं जो उसकी उपलब्धियां उसके बारे में वर्णन करने बोला गया। तो आइए जानते हैं। हैदर अली दक्षिण भारत के प्रशासनिक शासकों में से एक था। वे मैसूर राज्य के शक्तिशाली शासक तथा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी बेसिकली माने जाते थे। उन्होंने अपनी जो वीरता, सैन्य क्षमता, जो कुशल प्रशासन व्यवस्था, उसके आधार पर एक जो साधारण सैनिक बल से मैसूर के जो वास्तविक शासक बनने तक का उन्होंने सफर तय किया। उस समय भारत में बेसिकली अंग्रेजी जो है या अंग्रेज जो है अपनी सत्ता का जो विस्तार है वो कर रहे थे, लेकिन यहाँ बताया हुआ है, लेकिन हैदर अली ने उनका जो डटकर मुकाबला किया, और साथ ही साथ दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में हमारे पास है अंग्रेजों के लिए जो बड़ी चुनौती है वो उन्होंने बन के आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो हैदर अली का जो जन्म है लगभग हमारे पास बताया जाता है 1720 ईस्वी में कर्नाटक के बोदीकोट नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता फतेह मोहम्मद मसूर सेना अधिकारी थे। हैदर अली ने औपचारिक जो शिक्षा वो बहुत कम ही प्राप्त की हमारे पास है, लेकिन उनमें एक असाधारण हमारे पास बुद्धिमत्ता और जो सैन्य कुशलता है वो उनके पास है। उन्होंने प्रारंभ में मैसूर की सेना में एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण या साधारण सैनिक के रूप में कार्य किया। उनकी बहादुरी और योग्यता कारण वे शीघ्र ही जो उच्च पद होते हैं, हायर पोस्ट होते हैं, उन पर उनकी नियुक्ति हो चुकी थी। मैसूर राज्य में उस समय बेसिकली जो है वोडेग्यार वंश का शासन था, लेकिन वास्तविक जो सत्ता थी वो कमजोर हो चुकी थी। हैदर अली ने अपनी सैन्य शक्ति और जो राजनीतिक कौशल के विकास बल पर बेसिकली धीरे धीरे क्या किया, राज्य की जो सत्ता अपने हाथों में ली। 1761 ईस्वी में वे मैसूर के वास्तविक शासक बन चुके थे। बल्कि यद्यपि हमारे पास उन्होंने स्वयं को बेसिकली राजा को घोषित नहीं किया। फिर राज्य की जितनी सारी जो जिम्मेदारी होती है या जो शक्ति होती है वो उन्हीं के हाथों में थी, ये बताया हुआ हमारे पास, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, हैदर अली की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो मैसूर राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाना था। उन्होंने सेना का आधुनिकीकरण किया, मॉडर्नाइजेशन किया, और यूरोपीय शैली की जो सैन्य व्यवस्था थी अपनाई। उन्होंने तोपे खाने को मौजूद किया और सैनिकों को जो आधुनिक बेसिक प्रशिक्षण है, मॉडर्न जो ट्रेनिंग बहुत देने का काम किया।
उनकी सेना अनुशासित थी और साथ ही साथ शक्तिशाली भी थी, जिसके कारण वे कई युद्धों में हमेशा सफल रहे। अगला पॉइंट बताया वो हमारे पास, अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। उन्होंने अंग्रेजों को बढ़ती जो शक्ति समझ लिया था और भारत के लिए खतरा भी माना था। इस कारण उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, जिनमें आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाता है। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया हमारे पास। फिर हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर मद्रास तक हमारे पास क्या किया, उन्हें संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। यह उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। हैदर अली जो थे एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने राज्य की जो आर्थिक स्थिति है सुधारने के लिए कृषि और व्यापार को बढ़ावा दिया। किसानों की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा हमारे पास यहाँ बताया सुधारने प्रयास किया। राजस्व व्यवस्था का मजबूत बनाने का काम किया। उन्हें सड़क और निर्माण का यहाँ पर कार्य करवाया हमारे पास है, और साथ ही साथ राज्य की सुरक्षा के लिए मजबूत काम किया। उनके शासनकाल में जो मैसूर है वो दक्षिण भारत के समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। हैदर अली हमारे बताया हुआ धार्मिक दृष्टि से उदार थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोग के साथ समान व्यवहार किया, और उनके प्रशासन हिंदू मुस्लिम सिख यहाँ कोई भेदभाव नहीं रखता या मत पर दिए गए। इससे समाज में एक जो कह सकते हैं सौहार्द हमारे पास है, सामाजिक सौहार्द वो बढ़ेगा। फिर अगला हमारे पास है सेकंड या द्वितीय हमारे पास आंग्ल हमारे पास मैसूर युद्ध, जो कि 1782 में हुआ था, बताया हुआ है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका जो पुत्र है टीपू सुल्तान है ना, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, और हैदर अली की मृत्यु के बाद उनकी वीरता और संघर्ष की जो भावना है वो भी आज भी हमारे भारतीय इतिहास में मौजूद रहेगी। इसी प्रकार हैदर अली एक महान योद्धा, कुशल प्रशासक और साथ ही साथ दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने मैसूर को शक्तिशाली बनाया और अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष कर भारतीय जो शासकों में स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो भावना है उसे मौजूद कर रखा। उनकी उपलब्धियां भारतीय इतिहास में क्या करती है, हमेशा एक सदैव स्मरणीय रहेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर अगला हमारे पास है विलियम बेंटिक के जो शैक्षिक सुधार थे, एजुकेशन रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक। आइए चले बताते हैं। तो विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में 1828 से 1835 तक रहे थे। उनके शासनकाल में जो शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न शिक्षा देने की कोशिश किया। उनके समय में अंग्रेजी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था, और जो पाश्चात्य ज्ञान है, ठीक है, उनके प्रसार की यहाँ शुरुआत थी। इसी प्रकार विलियम बेंटिक को भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है उसका परिवर्तन माना, प्रवर्तक या फिर कह सकते हैं हमारे पास मुख्य प्रवर्तक माना गया था। बेंटिक के शासनकाल में सबसे पहले भारत में मुख्यतः जो शिक्षा है वो पारंपरिक थी। संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। अंग्रेजी सरकार के भीतर इस बात को लेकर विवाद था, और भारतीयों की जो पारंपरिक दिशा है, ठीक है, उसको यहाँ पर चेंज किया गया और पश्चिमी दिशा को अपनाया गया हमारे पास। इस विवाद को हम लोग ऑस्ट्रेलिसिस और जो हमारे पास एंग्लिसिस के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिसिस भारतीय भाषा और परंपरागत जो हमारे पास शिक्षा उसके समर्थक थे वही, जबकि इंग्लिश जो थे अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के हमारे पास यहाँ पर जो पक्ष में थे ये थे। इसी समय थॉमस जो बेबिंगटन मैकेले, यानी सीधा बात बोला जाए मैकाले, उन्होंने 1835 में अपनी प्रसिद्ध मैकाले मिनट प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि भारतीयों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से जो पश्चिमी विज्ञान, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न साइंस सब कुछ सीखना चाहिए। मैकाले का मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी, और मेरा यह मानना है कि अंग्रेजी शिक्षा सिर्फ प्रगतिशील नहीं बनाएगी, आपके जीवन में बर्बाद भी करे, क्योंकि हमारे देश की भाषा ना है वो, ठीक है, और ना ही इससे कह सकते हैं हाँ आप दूसरे देश से जुड़ सकते हैं, नो डाउट नहीं जुड़ सकते हैं, लेकिन इसके कई फायदे कई नुकसान भी है। तो ये मैकाले ने भारतीय हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलना चाहा, जिससे हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो विलियम बेंटिक ने मैकाले सुझाव को स्वीकार कर लिया। फिर 1835 में बेंटिक ने महत्वपूर्ण शिक्षा नीति लागू की, जिसके अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। सरकारी धन का यहाँ उपयोग जो है अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया। इसमें भारत में आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली वो शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भारतीय छात्रों को विज्ञान, गणित, इतिहास और आधुनिक जो विचारधारा उसकी शिक्षा मिलने लगेगी। बेंटिक के जो हमारे पास शैक्षणिक सुधार है उसका एक प्रमुख उद्देश्य यही है, ऐसे भारतीय तैयार करना जो अंग्रेजी शासन और साथ ही साथ हमारे पास भारतीय जनता के बीच में एक मध्यस्थ का काम कर सके। अंग्रेजों को प्रशासन चलाने के लिए शिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें अंग्रेजी प्राप्त जो शिक्षा प्राप्त भारतीय उनको सरकारी नौकरियों में अवसर मिलने लगा, यहाँ स्टार्ट हो गया। इससे एक नया जो हमारे पास निश्चित मध्यम वर्ग है वो विकसित हो गया हमारे पास, ठीक है। इन सुधारों के कारण ही भारत में क्या हुआ, हमारे पास आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, और साथ ही साथ लोगों में एक सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद की भावना जो है जागृत होने लगी। आगे चल के यही शिक्षित वर्ग जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। इसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय समाज में नई जागरूकता फैलाई या उत्पन्न की। हालांकि बेंटिक की जो शिक्षा नीति की आलोचना भी है, क्योंकि इससे हमारी जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा और जो भाषा है उसकी उपेक्षा होने लगी। संस्कृत और भारतीय जैसे कई शब्दों का महत्व कम हो गया। शिक्षा का लाभ मुख्यतः शहरी और जो उच्च वर्ग है उसी में तक पास रहा। फिर भी इन अधिकारियों ने क्या किया, भारत में आधुनिक जो शिक्षा उसकी नींव रखी यहाँ पर।
इस प्रकार विलियम बेंटिक ने शैक्षिक जो सुधार है हमारे माफ करिएगा, उसे भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान को बढ़ावा दिया और जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने सुधार में से आधुनिक भारत में निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज में हमारा बौद्धिक एवं जो सामाजिक जागरण है वो उन्होंने उत्पन्न करने का कार्य किया। तो ये क्या रोल है हमारे भारतीय जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे उनमें बताना है। तो प्रेस का विकास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी जो भूमिका है इसके बारे में आइए चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में जो प्रेस है, जिसमें आपको मालूम है समाचार पत्र न्यूज़पेपर आते हैं, पत्रिकाएं आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, ये सभी के सभी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह केवल सिर्फ सूचना का माध्यम ही नहीं है बल्कि जन जागरण, राजनीतिक चेतना और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता का एक सशक्त उपकरण बन गया है। अगर प्रेस की विकास की प्रक्रिया को समझना है तो आपको हमारे सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है इसकी प्रकृति और साथ ही साथ इस चीज़ को गति देने के रूप में किस प्रकार इसने अपना भूमिका निभाया इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए चलिए समझाते हैं कि प्रेस का क्या रोल है। तो भारत में आधुनिक जो प्रेस है यानी मॉडर्न प्रेस की जो शुरुआत है वो 18वीं शताब्दी के अंत में हुई, मतलब लास्ट एटीज में बोल सकते, 18 में समझ सकते हैं। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित जो हिकीज बेंगॉल्स गैजेट जो है वो भारत का हमारा सबसे पहला जो न्यूज़पेपर था वो था। यह अंग्रेजी भाषा में जरूर था और मुख्यतः ये ब्रिटिश अधिकारी जो है उनकी आलोचना करता था। हालांकि यह कहा जाए तो लंबे समय तक नहीं चल सका, लेकिन इससे क्या हुआ, इसने भारत में जो स्वतंत्र पत्रकारिता है बेसिकली उसकी नींव इन्होंने रख दी। इसके बाद धीरे धीरे कई जो अन्य समाचार पत्र है वो प्रकाशित होने लगे, जिनमें अंग्रेजों के साथ साथ हमारी जो भारतीय भाषा है उनमें पत्र पत्रिकाएं क्या होनी शामिल होने लगी। ठीक है, अब हमारा 19वीं शताब्दी में क्या होता है, भारतीय भाषाओं में प्रेस का जो तेजी से एक विकास देखने को मिला। इसी दौर में राजा राम मोहन राय जी ने अपना जो संवाद है कौमुदी और मीरात उल अखबार जैसे पत्रों के माध्यम से जो सामाजिक और चाहे राजनीतिक सुधार है उनकी आवाज़ उठाई है। इसी प्रकार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और अन्य कई हमारे पास समाज सुधारकों ने भी प्रेस का जो उपयोग है उसके उपयोग के थ्रू शिक्षा, स्त्री अधिकार और जो सामाजिक कुरीति है उनके जो विरुद्ध विशेष जन जागरूकता है उसको फैलाने के लिए काम किया। इस प्रकार प्रेस जो है धीरे धीरे केवल समाचार देने का माध्यम नहीं था बल्कि ये समाज में एक परिवर्तन लाने का साधन बन चुका था। ठीक है, इस प्रकार प्रेस जो है समाज में, सोसाइटी में चेंजेस भी ला रहा था। प्रेस के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो बेसिकली क्या हुआ, उसने हमारे भारतीय जो राष्ट्रीय चेतना है उसका उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बेसिकली जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई यानी 1885 में, जिसे हम जानते एओ होम जो एक अंग्रेज अधिकारी था उसके द्वारा बनाया गया था, तब प्रेस ने उनके विचार और उनके जो कार्यक्रम को बेसिकली जनता तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। विभिन्न जो समाचार पत्र है उन्होंने ब्रिटिश नीतियाँ जो है उनकी आलोचना की और भारत में देखिए जो लोगों का अधिकार है उन सभी चीज़ों के मांग को उन्होंने प्रबल किया। इस समय कई जो प्रमुख हमारे राजनीतिक समाचार पत्र सामने आए जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन की दिशा यहाँ प्रदान की। उदाहरण के लिए जैसे बाल गंगाधर द्वारा जो प्रचलित बेसिकली न्यूज़पेपर है केसरी, और मराठा ने जो राष्ट्रवादी विचार है उनको क्या किया, जन जन तक पहुँचाया। जो तिलक जी थे, तिलक ने अपने लेखों के माध्यम से लोगों में स्वराज की जो भावना है उसे जागृत किया। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया, हरिजन और जो नवजीवन जैसे कई पत्रिकाओं के माध्यम से सत्य, अहिंसा और जो स्वदेशी चीज़ें उन चीज़ों के बारे में अपना जो विचार है वो प्रचार प्रसार किया। उनके लेखों ने बेसिकली आंदोलन को एक वैचारिक जो आधार है वो प्रदान किया और जनता को संगठित करने का कार्य किया। अब बात करें प्रेस की जो भूमिका केवल विचारों के प्रसार तक सीमित नहीं थी बल्कि ये ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ थी उन सभी का ये विरोध करने का भी एक सशक्त माध्यम था। जब अंग्रेजों ने बेसिकली क्या किया, कठोर कानून लागू किए, जैसा कि आपको मालूम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इसने प्रेस का जो खुलकर विरोध किया। इन कानून का उद्देश्य यही था कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र है उनको नियंत्रण कंट्रोल किया जा सके ताकि वह सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ ना उठा सके। लेकिन कहा जाए इसके विरुद्ध यहाँ पर जो पत्रिकाएं हैं, संपादक है, उन्होंने साहसपूर्ण अपने जो विचार है वो अभिव्यक्त करने का कार्य किया और जनता को जो सच्चाई है वो पहुंचाने का यहाँ पर कार्य करने की कोशिश की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो प्रेस ने उसने क्या किया, एक जनमत निर्माण किया, पब्लिक ओपिनियन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे लोगों को उनके जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक किया गया और साथ ही साथ उन्हें संगठित किया गया और स्वतंत्रता के लिए उन्हें प्रेरित भी किया जाने लगा। प्रेस ने विभिन्न आंदोलन जैसे स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ आंदोलन हो, इन सभी को व्यापक समर्थन देने की कोशिश की। एक ऐसा मंच बन चुका था प्रेस बेसिकली जो राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की जो भावना है उसको बल दिया और लोगों में जो एकता है उसका विकास न संभव हो पाया।
इसके यदि कहा जाए तो प्रेस ने बेसिकली क्या किया, जो विभिन्न क्षेत्र हैं चाहे भाषाएं हैं उनके लोगों के बीच में बेसिकली संवाद जो है स्थापित करने में मदद किया। भारत जैसे विविधता वाले देश में यह कार्य बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म भाषा के लोग हमारे पास है। तो समाचार पत्र के माध्यम से एक क्षेत्र की घटनाएं हो वो दूसरे क्षेत्र तक पहुंचती थी, जिससे जो राष्ट्रीय एकता है उसकी जो भावना ये भी मौजूद होती चली गई। हालांकि आपको मालूम है प्रेस का भी भैया बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने कई बार सेंसरशिप हो गया, जुर्माना हो गया और जेल सजा के माध्यम से इसे दबाने का प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी भारतीय पत्रकारों ने अपने कर्तव्य से बेसिकली पीछे नहीं हटा और स्वतंत्रता के लिए अपनी जो कलम है उसको हथियार बना लिया। निष्कर्ष यही हुआ कि प्रेस का जो विकास है वो हमारी भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कह सकते प्रक्रिया थी। इससे न केवल लोगों को जागरूकता मिली बल्कि लोग एकजुट भी हुए, राष्ट्रीय आंदोलन को या स्वतंत्र आंदोलन को एक गति भी मिली। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की जो भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे उस समय का बेसिकली जो मुख्य योद्धा है वो कहा जाता था, जिससे बिना अगर आप हथियार उठाए भी क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता की लड़ाई को उसने मौजूद किया था। तो ये पहला क्वेश्चन था जो आपसे बच्चों के पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स में। तो मोस्ट वीवीआई सवाल है, इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपसे बच्चों जो पूछा जाएगा पेपर में, थ्रो लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। स्टार मार्क कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ ये सवाल पूछा जाएगा। 1857 का जो विद्रोह था इसके क्या कारण थे, इसके बारे में प्रकाश डालने बोला गया है। तो 1857 का विद्रोह आप सभी बचपन में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े होंगे, मंगल पांडे जी के बारे में पढ़े होंगे। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम जो हुआ, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसके कारण बहुत सारे थे, लेकिन इसने जो अंग्रेजों की जड़ें है वो हिला कर रख दी थी कि हमारे देश में भी लोग अगर एकजुट हो जाए तो अंग्रेजों को भगाना कोई मुश्किल बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 भारतीय इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, जिसे अक्सर हम लोग प्रथम स्वतंत्र संग्राम भी कहते हैं। यह कोई अचानक हुआ एक दिन का विद्रोह नहीं था, बहुत लंबे समय तक लोगों के बीच में असंतोष, आर्थिक जो शोषण था, चाहे राजनीतिक हस्तक्षेप था और सामाजिक जो धार्मिक चाहे आशंका था, इन सभी का एक रिजल्ट था बेसिकली। इस कारण को समझने के लिए आपको उस समय का जो व्यापक परिस्थिति था उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का वास्तविक मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कारणों के बारे में बात करें, जिसे राजनीतिक कारण पर समझाते हैं, तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी उसने क्या किया, भारतीय हमारे जो शासक थे उनके मन में गहरा असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि लूट कंपनी है, लगातार भारतीय राज्यों को अपने अधीन कर रही थी, जिसमें आपको मालूम होगा डलहौजी नाम का एक लीचड़ था, जिसके द्वारा हड़प की नीति, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, ये लागू किया गया था। इसके तहत जिन शासकों का कोई सगा मतलब खुद का अगर कोई तरह नहीं होगा तो उस राज्य को कंपनी क्या करे, अपने अधिकार में लेगा। इस नीति के कारण आपको मालूम होगा झांसी की रानी कहानी आपने पढ़ा होगा, सतारा हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, नागपुर जैसे कई राज्य जो है वो बेसिकली अंग्रेजों के अधीन हो गए। इससे हमारे भारतीय राजाओं और जो नवाब थे उनमें एक असंतोष और जो रोष है वो बढ़ चला था। ये पहला राजनीतिक कारण था, ठीक है। दूसरा, अगर आर्थिक कारण में बात करें, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करें, तो विद्रोह के लिए अन्य भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स थे, जैसे अंग्रेजों की नीतियों ने बेसिकली हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको कमजोर कर दिया था। जो हमारे पारंपरिक उद्योग थे, ठीक है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस था, विशेषकर हस्तशिल्प था और जो कुटीर उद्योग था, उसने क्या किया, ब्रिटिश जो भी मशीन निर्मित सामान आने लगा ये नष्ट होने लगा। किसानों पर भारी कर लगा दिया गया, जिससे उनकी स्थिति जो और भी दयनीय होगी। जमींदार और जो राजस्व नीति है उन सभी ने क्या किया, ग्रामीण जो समाज है उसको अस्थिर कर दिया। इस कारण क्या हुआ, आर्थिक शोषण ने भी और व्यापक स्तर पर क्या असंतोष को जन्म दिया। तीसरा कारण पर बात करें तो सामाजिक और धार्मिक कारण भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं थे। अंग्रेज जो है भारतीय समाज में सुधार के नाम पर खाली इंटरफेयर कर रहे थे, जैसे सती प्रथा का उन्मूलन हो गया, कहते हैं विधवा जो विवाह है बेसिकली हमारे पास उसको प्रोत्साहन मिला। हालांकि ये सुधार देखा जाए तो मानवीय दृष्टि उचित थे, लेकिन कई भारतीयों को ये लगा कि अंग्रेज जो है उनके जो धर्म है और परंपराओं को नष्ट करना चाहते हैं। बेसिकली ईसाई जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनकी गतिविधियों से इस आकांक्षा और बढ़ाया गया कि अंग्रेज जो है भारतीयों को जबरन धर्म परिवर्तन प्रेरित करे। जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि भाई ये ईसाई धर्म हमारे देश के नहीं है, ये बाहर से आया हुआ धर्म है, ठीक है, इसको थोपा गया भारत के लोगों पे। जैसे आप सभी जानते होंगे कि जो भी बेसिकली हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पीपल है जिनको बेसिकली ईसाई ये जो मिशनरीज द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और उनको बोला जाता है कि भाई आप हम हमारा धर्म मानो, हम आपको मंथली इतना रुपया देंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस आप हर साल सुनते होंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जिस कारण से लोगों के मन में एक असंतोष बन के रहा था। दूसरा था सैनिक असंतोष। विद्रोह का सबसे तात्कालिक और जो चिंगारी देने वाला फैक्टर था वो ये था, ठीक है। भारतीय सिपाही जो है वो सैनिकों की अंग्रेजी में सेना भेदभाव का सामना करना पड़ता था। पहला, कम वेतन, कम सुविधा,
पद में उन्नति भी नहीं, बहुत कम मिलता था। इसके अलावा विदेश में सेवा सी वॉयज से करने के लिए उन्हें बाध्य करना, बेसिकली बाध्य किया जाता था, और उनकी जो धार्मिक मान्यता है उनके खिलाफ था। इन सब कारकों ने बेसिकली क्या किया, सिपाहियों में भी क्या किया, एक असंतोष बढ़ता चला गया। विद्रोह का तात्कालिक कारण 1857 में क्या हुआ, एक नया राइफल आता, इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस लगते, गोलियां थी, और इस कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। और ये अफवाह नहीं, रियलिटी था, ठीक है। ये जो कारतूस था, इसमें बेसिकली गाय और जो सुअर है, ठीक है, जिसकी से चर्बी लगी हुई थी। आप चाहे हिंदू पक्ष की हो चाहे मुस्लिम पक्ष की हो, दोनों वर्ग के सिपाहियों के लिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। और यही घटना बेसिकली क्या किया, सबसे पहले असंतोष को बेसिकली विस्फोट दिया। और मंगल पांडे जी ने, बैरकपुर अपना नाम सुना होगा, उठ गया यहाँ से, बेसिकली चिंगारी मिल चुका। और यही चीज अगर माना गया था, 10 मई का डेट था, 10 मई को एग्जीक्यूट अगर हो जाता एग्जिट डेट पे, तो भाई ये विद्रोह सफल भी हो जाता। लेकिन कह सकते हैं ना, कुछ चिंगारी अंग्रेजों ने बेसिकली दिया, जिस वजह से एग्जिट डेट पे नहीं हो पाया। वरना ये जो प्रोग्राम था ना कि इस भाई स्वतंत्र संग्राम लड़ाई, ये सफल भी होता हमारा उस समय का। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के पीछे थे। अंग्रेजों का शासन जो है भारतीयों के लिए दमनकारी और एक निरंकुश बनता जा रहा था। भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित रखा जाता था, और उनके साथ भेदभाव हमेशा किया जाता था। न्याय प्रणाली भी जो थी वो अंग्रेजों के साथ थी, जिससे अंग्रेजों लोगों को बेसिकली विश्वास अंग्रेजों पर ऐसे भी नहीं, तो आज भी नहीं है। निष्कर्ष यही है, 1857 का जो विद्रोह है वो कई कारणों का बेसिकली संयुक्त प्रभाव देखने मिला। राजनीतिक विस्तारवाद हो, चाहे आर्थिक शोषण हो, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप हो, सैनिक असंतोष हो, और तात्कालिक कारणों ने मिलकर ऐसी परिस्थितियां बना दी जिससे लोगों के बीच में जो विद्रोह है वो अपरिय हो गया, हमारे पास है, अप्रिय हो गया। यह विद्रोह भले ही पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की जो नींव हिला के रख दी और हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो दिशा है उसको तय कर दिया कि हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ठीक है। कोई भी देश की सेना है ना, वो हमारे भारत पर भी नहीं रह सकती। काहे भाई, हम लोग क्यों रहने देंगे? आपके घर पे कोई अगर बाहर या कब्जा करना, रहने दो, क्यों रहने देंगे? ये भावना अगर हर भारतीय उस समय जग जाती तो वो तो कब के भाग जाते, ठीक है। तो ये था 1857 का विद्रोह का क्या कारण था, ये हमने आपको समझा दिया, जो पेपर में 15 मार्क्स के लिए आपसे ही बच्चों पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं बैटल ऑफ प्लासी। आपने पढ़ा होगा प्लासी का युद्ध, इसके क्या कारण थे, आइए चर्चा करते हैं, और इसमें जो भी एमसीक्यू भी बनेगा वो सब के सब आपको समझ में भी आ जाएगा। तो प्लासी का युद्ध आइए जानते हैं। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हमारे भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना था, जो भारत में अंग्रेजों के जो राजनीतिक प्रभुत्व था उसका एक नींव रखा। ये युद्ध माना जाता है 23 जून 1757 में बंगाल के उस समय के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध के पीछे कई गंभीर और परस्पर कारण बहुत जुड़े हुए, जिसने इस क्या किया, इस युद्ध को बेसिकली एक जन्म दिया। सबसे पहले कारण अंग्रेजों द्वारा अपने जो व्यापारिक अधिकार है उनका दुरुपयोग करना। मुगल सम्राटों ने से प्राप्त अगर जो दस्तक, ये जो कर मुक्त अधिकार व्यापार का अनुमति मिला था, उसका उपयोग कंपनी ने क्या किया, अपना निजी व्यापार के लिए करना शुरू कर दिया। इससे बंगाल में क्या हुआ, खजाने नुकसान हुआ, और जो स्थानीय व्यापारी थे उनके हित प्रभावित हुए। नवाब जो उस समय के थे सिराजुद्दौला, उनको यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि अंग्रेज केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सत्ता प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण उनके और अंग्रेजों के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता चला गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि अंग्रेजों द्वारा किलाबंदी करने स्टार्ट हो गया। मतलब आपने एक नाम सुना हो किला का, फोर्ट विलियम्स अगर नाम सुना होगा तो, कलकत्ता में अपने किलों को बिना नवाब की अनुमति के मौजूद करना शुरू कर दिया। यह कार्य जो है नवाब की संप्रभुता के विरुद्ध था। जब सिराजुद्दौला ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उनकी बातों का अनदेखा कर दिया। इससे नवाब को विश्वास हो गया कि अंग्रेज जो है उनकी जो सत्ता है उनको चुनौती दे रही है, और यह टकराव है युद्ध की ओर बढ़ने लगा। जैसे आपने और एक नाम सुना होगा, कौन सा एक वाइट टाइप का है, मैं भूल रहा, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। वहां भी जाइएगा ना, वही एक किला उला टाइप का बना, घर बना कर रखा, काहे का घर भैया, वो अंग्रेजों का है, ठीक है, अपना देश का नहीं है, कोनो बनल है। तीसरा कारण यह था कि नवाब के आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का क्या हस्तक्षेप करना। बंगाल के दरबार में पहले से कई गुट मौजूद थे और अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ दिया। उन्होंने नवाब के विरुद्ध जो अपने पक्ष है वो करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से उनका ही एक साला था, अगर मैं सही हूँ, मीर जाफर, जो नवाब के सेना का सेनापति था, अंग्रेजों के साथ पहले मिल गया। इस षड्यंत्र में युद्ध के जो परिणाम थे उनको प्रभावित करने वाले सबसे एक कह सकते गद्दार जो था वो था मीर जाफर, क्योंकि युद्ध के समय मीर जाफर ने ही नवाब का साथ नहीं दिया था। एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है नवाब और अंग्रेजों के बीच में जो बढ़ता हुआ अविश्वास था। सिराजुद्दौला एक स्वतंत्र और सशक्त शासक बनना चाहते थे, वहीं पर अंग्रेज जो है बंगाल में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। दोनों के बीच में यह टकराहट धीरे धीरे गहराई बढ़ती चली गई और किसी समझौते की जो भावना है वो समाप्त हो चुकी थी। तत्कालीन कारणों की बात करें तो 1756 में नवाब द्वारा कलकत्ता पर भी आक्रमण पर उल्लेखनीय है। नवाब ने अंग्रेजों को वहां से निकाल दिया
और अपने नियंत्रण को स्थापित किया। घटना में अंग्रेजों का आक्रामक बना दिया। उन्होंने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, उनके नेतृत्व में क्या किया, नवाब के विरुद्ध बेसिकली जो युद्ध है उसका तैयारी किया। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, अंग्रेजों की जो कूटनीति चालाकी थे, इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्होंने केवल कहा है मीर जाफर को अपने पक्ष में किया था, बल्कि अन्य दरबारी जो व्यापारी थे उनको भी अपने साथ मिला लिया था। इस प्रकार उन्होंने नवाब को क्या किया, राजनीतिक रूप से तो अलग थलग किया, युद्ध के मैदान में एक षड्यंत्र लड़ा, या कह सकते हैं षड्यंत्र गढ़ा था, जिसकी वजह से नवाब की जो सेना होते हुए भी वो प्रभावी जो विरोध है वो प्रतिरोध है बेसिकली नहीं कर पा रहे थे। निष्कर्ष यही होता है कि प्लासी का जो युद्ध है केवल एक कहा जाए साधारण सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह कई राजनीतिक, आर्थिक और जो कूटनीतिक कारण था उनका एक परिणाम था। अंग्रेजों की जो व्यापारिक लालसा, किलेबंदी करना, आंतरिक हस्तक्षेप और षड्यंत्रों ने मिलकर इस युद्ध की पृष्ठभूमि जो है वो तैयार कर दी थी। इस युद्ध के परिणाम जो है अंग्रेजों के बंगाल पर नियंत्रण मिला और साथ ही साथ भारत में उनके जो शासन की जो नींव है वो मौजूद होती चली गई। इसलिए प्लासी की जो हमारे भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ के रूप में जाना जाता है। तो ये लाइट ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट्स ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जी की जो जीवनी है और साथ ही साथ उनके जीवन में जो उपलब्धियां उन पे आपको प्रकाश डालने बोला गया। आइए इस क्वेश्चन को समझाते हैं। सबसे पहले तो टीपू सुल्तान जी का जो जीवन है वो 18वीं शताब्दी में हमारे भारत में एक महान साहसी, संघर्ष और दूरदर्शिता का एक अद्भुत उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। वे उन बिरले शासकों में से एक थे जिन्होंने बेसिकली अंग्रेजों का जो प्रभुत्व जो था वो लगातार बढ़ रहा था, उनको उन्होंने क्या किया था, खुली चुनौती दे दिया था और अंत तक उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर संभव यहाँ पर संघर्ष उन्होंने किया। इसी कारण उन्हें हम शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता है और उनकी तलवार बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे आपने नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान जी का जो जन्म है वो 20 नवंबर 1751 को देवनहल्ली यानी वर्तमान जो बेसिकली कर्नाटक राज्य हमारा उसमें हुआ था। उनके पिता हैदर अली जो है वो मैसूर के क्या थे, अत्यंत ही शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने अपनी बेसिकली योग्यता के बल पर ही राज्य की जो बागडोर है वो उन्हें संभाल के रखी थी। टीपू सुल्तान जी का जो जन्म है वो बचपन से ही उन्होंने युद्ध कला, साथ ही साथ प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और विभिन्न भाषाओं का उन्होंने प्रशिक्षण दिया गया था। यानी वो बचपन से बेसिकली युद्ध कला सीख रहे थे, प्रशासन की समझ थी और विभिन्न भाषाओं का उन्होंने प्रशिक्षण मिल रहा था। उनके व्यक्तित्व में प्रारंभ से ही साहस, उनका जो बेसिकली पर्सनैलिटी है उनमें साहस, तेज बुद्धि और नेतृत्व के जो गुण है वो दिखाई देते थे। उन्होंने कम आयु में ही अपने पिता के साथ युद्ध में बेसिकली भाग लेना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें वास्तविक वाली कोई कंडीशन आता है, परिस्थिति आता है, उस सिचुएशन में वो नेतृत्व भी कर सकते थे और रणनीति की समझ भी उनमें विकसित हो चुकी थी। 1782 में क्या होता है, हैदर अली जी की जो मृत्यु है वो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टीपू सुल्तान जी ने पूरे सत्ता अपने आप संभाली। उस समय हमारे भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अत्यंत ही जटिल थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि जो बेसिकली अंग्रेज थे जो कि लूटने आए थे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के धीरे, वो धीरे धीरे अपने जो प्रभाव है उसका विस्तार कर रहे थे। टीपू सुल्तान ने क्या किया, इस चुनौती को बेसिकली हमारे पास है समझते हुए अपने राज्य को क्या किया, सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। उन्होंने प्रशासन को मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन उसे सेंट्रलाइज करने की कोशिश किया और साथ ही साथ एक व्यवस्थित रूप दिया। राजस्व प्रणाली मतलब जो टैक्सेशन सिस्टम चलता था उस प्रणाली में सुधार किया और तथा साथ ही साथ कृषि तथा उद्योग को प्रोत्साहित किया, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर है बेसिकली उसको प्रोत्साहित करें। विशेष रूप से जो रेशम उद्योग मतलब जो बेसिकली हमारे पास रेशम सिल्क जो इंडस्ट्री है उसके उद्योग के विकास के कारण मैसूर जो है एक आर्थिक रूप से क्या हो सशक्त बना और विदेशी व्यापार को भी उससे क्या हुआ, बढ़ावा मिला। उनने फ्रांस हो गया, तुर्की हो गया और साथ ही साथ बहुत सारे देशों के साथ अपने संबंध स्थापित कर अपने राज्य को यानी मैसूर को बेसिकली कहा जाए यानी कर्नाटक जो वर्तमान का है उस राज्य को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद करने की यहाँ पर हर संभव प्रयास किए। टीपू सुल्तान जी के बारे में बताया जाए तो एक कुशल प्रशासक ही नहीं थे बल्कि साथ साथ एक अद्वितीय सेनानायक भी थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार युद्ध लड़े हैं, जिनमें सामूहिक रूप से सबसे फेमस माना जाता है हमारे पास है वो एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। एंग्लो मैसूर युद्ध आपने नाम सुना होगा। इस युद्ध में उन्होंने अपने साहस और जो उनका रणनीति का परिचय दिया। उनकी सेना जो बेसिकली आधुनिक हथियारों से लैस थी और उन्होंने युद्ध में कई नई जो तकनीक हो सकते हैं उन सभी चीज़ों प्रयोग किया था। विशेष रूप से उनके द्वारा विकसित किए जो लोहे के आभरण, मतलब जैसे आप देखते होंगे लोहे के जो जैकेट्स पहन के रहते थे उस प्रकार के लोहे के आभरण वाले रॉकेट उस समय की सैन्य जो तकनीक था उसका एक सबसे बड़ा नवाचार उदाहरण देखने को मिलता है। इन रॉकेटों ने अंग्रेजों को बेसिकली काफ़ी हद तक प्रभावित किया और बाद में इस तकनीक को उन्होंने भी क्या किया, अपना लिया था अंग्रेजों ने। टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के साथ संघर्ष जो है केवल एक राजनीतिक संघर्ष ही नहीं है बल्कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक भी था। उन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों के साथ मतलब बेसिक व्यापार होता तो फ्रांस के साथ अच्छा का दोस्ती था,
तो फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन करके अंग्रेजों को क्या की चुनौती देने की कोशिश की। हालांकि अंततः क्या होता है 1799 में जो चौथा बेसिकली एंग्लो मैसूर युद्ध होता है या फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, इसके दौरान श्रीरंगपट्टनम में युद्ध करते समय वे वीरगति को क्या प्राप्त हो जाते हैं। उनके उसके बाद ही उसकी मृत्यु बाद ही मैसूर की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। और लेकिन उनका संघर्ष जो है बेसिकली वो हमारे भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। टीपू सुल्तान जी की जो उपलब्धि है उनका दायरा जो है बेसिकली कहा जाए सिर्फ आप युद्ध तक सीमित नहीं रख सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार हो सकते हैं प्रशासन सुधार उन सभी को लागू किया, जिससे जो शासन है बेसिकली वो और अधिक प्रभावी हो और एक संगठित रूप में कार्य हो सके। उन्होंने बेसिकली नई मुद्रा प्रणाली का एक शुरुआत की, जिनमें डाक है, संचार व्यवस्था है, और भी उन्होंने बेहतर बनाने का काम किया। सिंचाई के जो नए साधन है उन सभी का विकास किया, जैसे किसान, ताकि जो किसान वर्ग है बेसिकली हमारे पास उनकी स्थिति में सुधार लाया सके। उन्होंने भूमि व्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए। उनके शासन काल में क्या होता है कि व्यापार और जो उद्योग है, ठीक है, उसको विशेष रूप से यानी इंडस्ट्री और जो हमारे पास कहा जाए व्यापार या ट्रेड जो है उसको प्रोत्साहन मिला, जिससे राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो और भी क्या होगी, अच्छी खासी मजबूत होगी हमारे पास। ठीक है, फिर है धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान जी का जो व्यक्तित्व है वो हमेशा जटिल रहा है। एक और वे इस्लामी जो परंपराओं थे उनका वो पालन करते थे, वहीं दूसरी और उन्होंने कई हिंदू जो मंदिर हमारे उनको भी दान में दिए, और विभिन्न समुदाय के लोगों को प्रशासन में क्या किया, स्थान दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनका जो दृष्टिकोण अगर देखना जाए वो केवल धार्मिक नहीं था बल्कि साथ साथ व्यवहारिक भी था और प्रशासनिक भी था। अगर हम समग्र रूप से देखते हैं, मतलब होलिस्टिक रूप से देखा जाए, तो टीपू सुल्तान जो है एक ऐसे शासक थे जिनमें वीरता थी, दूरदर्शिता थी, साथ ही साथ नवाचार का एक अद्भुत संगम था। उन्होंने उस समय अंग्रेजों का सामना किया जब अधिकांश हमारे भारतीय शासक जो थे उनके सामने झुक रहे थे। उनका जो जीवन है हमको ये सिखाता है कि परिस्थिति आपके सामने चाहे कितनी भी कठिन क्यों न है, यदि आपके अंदर नेतृत्व में साहस है और संकल्प है तो आप कठिन से कठिन जो भी समस्याएं हैं, परिस्थिति है, उनमें संघर्ष करके सर्वाइव कर सकते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि जो टीपू सुल्तान जी है वो हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में अंकित हैं जिन्होंने अपने राज्य को, सम्मान को और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक उन्होंने हर संघर्ष किया। उनकी वीरता, उनकी प्रशासनिक क्षमता और साथ ही साथ नवाचार जो है आज भी ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, और उन्हें भारत के महान शासकों में एक विशिष्ट स्थान दिलाने का कार्य करता है ये। तो ये पहला क्वेश्चन था टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ जो आपको 15 मार्क्स दिलाएगा पेपर में। तो इस सवाल को मोस्ट प्रीवियस सवाल कर लीजिए, आपके पेपर में यहां से ये सवाल आएगा 100%। ठीक है, अब अगला सवाल है हमारे पास है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध थे उनके क्या कारण थे, उनका वर्णन करने बोला गया है। ये वाला सवाल भी 15 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर या एंग्लो जो हमारे पास सिख वॉर था प्रथम वाला 19वीं शताब्दी के मध्य का ये एक बेसिकली महत्वपूर्ण युद्ध था हमारे पास है, जिसने क्या किया, जो उत्तर पश्चिम भारत है उसकी जो राजनीति है बेसिकली उसका एक निर्णायक रूप में बदल दिया। मतलब वहाँ की जो राजनीति था उसका एक निर्णायक रूप में उन्होंने बेसिकली बदल के रख दिया। यह युद्ध कहा जाए तो 1845 से 1846 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लुटखोरू कंपनी थी और जो हमारे भारत के सिख समाज के लोग हैं या सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसके पीछे कई बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण थे, सैन्य कारण थे, कूटनीतिक कारण थे, जो धीरे धीरे तनाव को क्या कर रहे थे, जो भी तनाव स्ट्रेस चल रहा था उसको युद्ध में बदलते चले गए। सबसे पहले कारणों में बात करें अगर प्रमुख कारणों में तो था सिख साम्राज्य में जो आंतरिक अस्थिरता थी। ठीक है, उनमें था जो महाराजा रंजीत सिंह थे उनकी 1839 में मृत्यु के बाद उत्पन्न हुई। रंजीत सिंह जो थे एक शक्तिशाली और दूरदर्शी बेसिक शासक थे। उन्होंने विभिन्न जो सिख मिसलों है उनको एकजुट करके एक सुदृढ़ राज्य बनाने की यहाँ पर स्थापना की थी। उनके रहते रहते जब अंग्रेज और सिखों के बीच में एक संतुलन बना हुआ, लेकिन जैसे उनका मृत्यु हुआ या उनका निधन हुआ उनके उत्तराधिकारी को लेकर फिर संघर्ष शुरू हो गया। लगातार दरबारी जो है वो षड्यंत्र रस्ते चले गए, शासक कमजोर निकले और नेतृत्व का अभाव देखने को मिला। इन सब ने बेसिकली राज्य को क्या किया, अंदर से खोखला बना कर रख दिया था। ठीक है, ये प्रथम कारणों में से एक माना जाता है। इन आंतरिक जो कारण थे या कमजोरी था इसका सीधा प्रभाव जो है वो सिख सेना में देखने को मिला, यानी खालसा जो फौज था उस पर भी हमें देखने को मिला। खालसा सबसे पहले खालसा सेना जो है पहले वो अनुशासित और शक्तिशाली सेना थी, लेकिन धीरे धीरे जब आप में यहाँ पर कमजोरी दिखी जाएगी सेना में तो धीरे धीरे खुद क्या होगा, कई राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। सैनिकों ने क्या किया, दरबार पर जो दबाव है वो बनाना शुरू कर दिया और खुद ही क्या करने लगे, राज्य की जो असली शक्ति है उसे समझने लगे। इससे शासन व्यवस्था जो थी यानी वो और भी ज़्यादा अस्थिर होगी
और सैन्य अनुशासन जो है हमारे पास वो कमजोर पड़ने लगा। ऐसी स्थिति में बाहरी लोगों को तो मालूम है कि वो लोग रेडी रहते हैं, तो बाहरी संघर्ष की संभावना जो है और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुकी थी। दूसरी ओर से बात किया जाए तो अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी इस युद्ध का एक बड़ा कारण था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में अपना नियंत्रण बढ़ाई थी। पंजाब हो चाहे सिख हो, पंजाब जो सिख साम्राज्य के अधीन था वह एक रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अंग्रेज जो है पंजाब को अपना साम्राज्य में शामिल करना चाहते थे ताकि वो उत्तर पश्चिम सीमा जो है उसको सुरक्षित कर सके, और तथा अफगानिस्तान जो और मध्य एशिया के और जो प्रभाव अपना प्रभाव है उसको भी वो बढ़ा सके। इस उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, जो सतलज नदी है बेसिकली हमारे पास उसके किनारे जो है अपनी सैन्य शक्ति जो है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ सिखों को यहाँ पर खतरा यहाँ पर महसूस होने लगा। ठीक है, फिर अगला कारण बताया हुआ है कि अंग्रेजों और जो सिख है उनके बीच बेसिकली युद्ध, बेसिकली जो बढ़ता हुआ जो अविश्वास था वह भी युद्ध का एक क्या था, प्रमुख कारण में से एक था हमारे पास। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, पंजाब की जो आंतरिक राजनीति है उसमें अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने क्या करना इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना स्टार्ट कर दिया। वे सिख दरबार के जो कुछ अधिकारी है उनको अपने पक्ष में ले लिया और उनको उन्हीं के थ्रू बेसिकली यहाँ पर जो दरबार है उसमें यहाँ पर फूट डालने स्टार्ट कर दिया, जिससे सिख नेतृत्व में भ्रम और एक विभाजन का स्थिति पैदा हुआ। इससे दोनों पक्ष जो है उनके बीच तनाव हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिकली कह सकते हैं तनाव भी हुआ और साथ साथ यहाँ बहस भी होने स्टार्ट हो गया। इसके अलावा जो सीमा संबंधी विवाद है, ठीक है, उनमें युद्ध के कारण शामिल थे। सतलज जो नदी है बेसिकली हमारे पास उन क्षेत्रों में अंग्रेज और सिखों के बीच प्रभुत्व को लेकर जो मतभेद था, ठीक है, मिसकंसेप्शन वो बढ़ते चला गया। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपनी जो सेना है बेसिकली उसकी तैनाती बढ़ा दी, जिससे सिखों के बीच में क्या हुआ, सीधा खतरा बढ़ने लगा। इस सैन्य गतिविधि ने क्या किया, स्थिति को और भी अधिक यहाँ पर जो तनावपूर्ण है वो बना के रख दिया था। अगला पॉइंट बताया वो हमारे पास है युद्ध का जो तात्कालिक कारण है वो 1845 में जो हमारे सिख सेना है, ठीक है, उनके द्वारा जो सतलज नदी है वो पार करना था। ठीक है, यह कदम बेसिकली क्या हुआ, अंग्रेजों के लिए एक चुनौती के रूप में देखा गया और उन्होंने क्या किया, युद्ध की घोषणा को मान लिया। इसके बाद दोनों जो पक्ष है उनके बीच में युद्ध शुरू होता है, जो कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बाद यहाँ पर कह सकते समाप्त हुआ। निष्कर्ष क्या होता है, प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध है वो केवल अचानक संगत नहीं था, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से जो चल रहा राजनीतिक अस्थिरता था, मतभेद था, सैन्य असंतुलन था, कई अंग्रेजों की जो विस्तारवादी नीति थी, इन सभी ने मिलकर क्या किया, बेसिकली युद्ध के कारण बने थे। इन सभी कारकों ने क्या किया, मिलकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे जो युद्ध है वो अपरिहार्य हो गया हमारे पास है, और साथ ही साथ सिख साम्राज्य जो है उसकी स्वतंत्रता पर इससे जो गहरा प्रभाव वो भी पड़ने स्टार्ट हो गया था। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा 15 मार्क्स के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो पेपर में आएगा, राइट एन एसे ऑन द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड, ये लॉर्ड वुड तो नहीं बोलने वाला, ठीक है, ये लोग नल्ले लोग थे तो ये लोग के लिए वेलेस्ली, ठीक है, या फिर लीचड़ लोग, ठीक है। तो वेलेस्ली की जो सहायक निंदी है, सहायक संधि माफ करिएगा, उस पर एक निबंध लिखने बोला गया। तो आप भी जो लोग नाम सुनते हैं ना इतिहास में, मिंटो, लॉर्ड, भाई लॉर्ड वुड कुछ नहीं, ठीक है, ये लोग जैसा नाम है उन लोग को वैसा पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग कोई अच्छा काम तो नहीं करके गए, देश को तोड़ ही के गए ना बैठ के, ठीक है। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि है उस पर एक आपको निबंध लिखने बोला है, ठीक है। तो वेलेस्ली की जो सहायक संधि है आइए उस पर चर्चा करते हैं। सब्सिडरी अलायंस जिसे हम लोग कहते हैं, इसने ब्रिटिश जो औपनिवेशिक जो नीति है उसका एक अत्यंत ही प्रभावशाली और एक दूरगामी परिणाम जो हमारे पास उसका देने वाला एक उपकरण था, जिसने भारत में बेसिकली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो राजनीतिक प्रभुत्व है उसका तेजी से क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसी कारण यह केवल अगर कहा जाए तो कूटनीतिक समझौता नहीं था, बल्कि इसने क्या किया, हमारे भारत की जो रियासतें थे उनको धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन लाने का एक पूरा मस्ट कह सकते हैं मल्टी प्लान पूरा प्रोसेस था। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। 18वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ, जो हमारे भारत की राजनीति जो थी उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि जो उस समय मुगल शासक थे जो कि बाहर खुद ब खुद कहीं न से एक आक्रमणकारी रूप में भारत में आए थे, उनका पतन हो चुका था, उनका टाइम खत्म हो चुका था। अब विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियां जो हमारे देश की खुद की शक्तियां, जिनमें मराठा है, मैसूर है, हैदराबाद है आदि, सभी ने अपने प्रभाव के लिए संघर्ष करी थी, क्योंकि एकजुट कोई शक्ति नहीं था। इसी समय यूरोपीय शक्ति विशेषकर अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे, पोर्टुगीज लोग भी थे, ठीक है, उन्होंने अपने भारत में अपने पैर जमाने का प्रयास किया। इस परिदृश्य में बेसिकली जो वेलेस्ली ने यह महसूस किया कि केवल युद्ध के माध्यम से विस्तार करना किया जाए तो वो कठिन और महंगा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा बिना सीधा युद्ध के हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी भारत के राज्य उसको अपने नियंत्रण रख सकते हैं। इसी सोच से उन्होंने क्या किया, एक सहायक संधि की जो नीति है उसका उन्होंने जन्म दिया। ठीक है, कैसे उन्होंने समझते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत किसी भी भारतीय शासक को अंग्रेजों के साथ एक समझौता करना होता था, मतलब एक डील होगा जिसमें अनुसार वह अपने राज्य में अंग्रेजी सेना को रखने का परमिशन देगा।
इस सेना का खर्च उस राज्य को ही उठाना पड़ता था, मतलब राज्य खर्चा उठाएगा। इसके साथ ही शासक को यह भी स्वीकार करना होता था कि वो बिना अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी अन्य जो विदेशी शक्ति है उसके साथ कोई भी ट्रीटी यानी समझौता या संधि नहीं कर सकता या युद्ध नहीं कर सकता। इसके बदले में अंग्रेज जो क्या करते थे, मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमणकारी, उससे सुरक्षा देते थे, आश्वासन देते थे कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हो विश्व में अंग्रेज क्या होते हैं, जापान को देखते हैं, ठीक है। अंग्रेज बेसिकली अमेरिका ने क्या किया, जापान पे फोड़ा, बम फोड़ा, बाद में उसे खुद प्रोटेक्शन दे रहा है, कभी ना कभी खुद उसे अपने अंडर में रख लेगा कि ये देश आप अपना है, ठीक है, वही काम होने वाला है। इस प्रकार यह संधि जो है देखने में तो आपको लगेगा कि भाई हमको सुरक्षा मिलेगा, सुरक्षा का साधन प्रस्तुत होता है, लेकिन वास्तव में यह राज्य का जो आपका खुद का सार्वभौमिकता, जिस सोवेरेनिटी कहते हैं या आत्मीयता कहिए, वो खुद ब खुद कहीं खत्म हो जाता है, लिमिटेशन पर रख जाता है। इस नीति का सबसे पहला और जो प्रमुख उदाहरण है वो हैदराबाद का राज था, जहाँ के जो निजाम है बेसिकली उन्होंने 1798 में सहायक संधि पे क्या स्वीकार कर लिया। इसके बाद कई अन्य राज्यों ने भी इसे धीरे धीरे अपना लिया, जिसमें अवध थे, तंजौर थे, सूरत है, पेशवा, इन सभी के अधीन जो है वो मराठा साम्राज्य शामिल थे। धीरे धीरे यह नीति जो है बेसिकली पूरे भारत में फैल गई। अब अंग्रेजों के बिना सीधा जो शासन वो नहीं किया जा सकता था, ये सभी उनके नियंत्रण में आ चुके थे। सहायक संधि के कई महत्वपूर्ण परिणाम भी हुए। सबसे पहला और इस पर परिणाम था कि अंग्रेजों के राजनीतिक जो प्रभुत्व है, ठीक है, प्रभाव है, उसका तेजी से विस्तार हुआ, जिससे इन राज्यों में इस संधि को बेसिकली क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया गया। वे अब नाम मात्र के कि भैया आप नाम के बस राजा रह चुके। उनकी विदेश नीति, उनकी सैन्य व्यवस्था पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन में हो चुकी थी, नियंत्रण में हो चुकी थी। इससे भारतीय शासकों की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त होने लगी और वो धीरे धीरे क्या अंग्रेजों पे बेसिकली पूर्ण निर्भर हो गए। दूसरा परिणाम अगर बात करें तो हमारे भारतीय या कह सकते हैं हमारे आर्थिक शोषण के रूप में सामने आया यहाँ पर। जैसे अंग्रेजी सेना का रखरखाव खर्च बहुत अधिक होता था, जिससे हमारे भारतीय राज्यों को वहन करना पड़ता था। इससे उनके खाना जो खजाने थे बेसिकली उन पर भारी बोझ पड़ा और कई बार उन्हें अपनी भूमि का एक हिस्सा जो बेसिकली अंग्रेजों देना पड़ा। इस प्रकार सहायक संधि ने बेसिकली क्या किया, आर्थिक रूप से हमारे जो भारतीय राज्य उनको कमजोर कर दिया। तीसरा था भारतीय राज्यों की जो सैन्य शक्ति है उसका ह्रास हुआ यहाँ पर, क्योंकि अब खुद की रक्षा अंग्रेजों के हाथ में थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेनाओं को कम कर दिया। इससे पूरी तरह अंग्रेज पर निर्भर हो गए और किसी प्रकार का विद्रोह या विरोध है उसकी क्षमता खो बैठे। जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका क्या बोलता था कि भैया आप लोग नाटो के सदस्य हो जाओ, हम लोग आपको क्या देंगे, भैया हम लोग आपको हेल्प करेंगे, कोई हमला करेगा हम आप पे हमला करेंगे। कहाँ है सर, आप बताइए, खुद सोचिए, यूक्रेन बेचा शामिल होने गया था, रूस ने उसे खत्म ही कर दिया, नाम का युद्ध चल रहा है, ठीक है। क्या कर लिया अमेरिका ने, कुछ थोड़ी कर पाया भाई, कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर भी उतना जिगरा नहीं है, ठीक है, गुदा नहीं है कि वो कुछ कर पाए, ठीक है। तो ये बस जितने भी अपने बाहर के कंट्रीज है ना, सबका एक ही लक्ष्य है कि भैया किसी तरह लूट पीट के अपना जिंदगी चलो। यूरोपियन जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज अगर देखोगे, पहले के टाइम बहुत रिच होकर थे, अब सब फकीर होकर बैठे हैं, किसी के पास खुद का कोई सहन शक्ति नहीं है, चाहे वो फ्रांस हो चाहे रोम हो, ठीक है। ये सब के सब जितने भी देश आप पढ़ोगे ना, सब इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जियो पॉलिटिक्स में इनका कुछ भी अब खुद का कुछ नहीं रहा, ठीक है। हालांकि कुछ दृष्टियों से यह जो नीति है वो भारतीय शासकों के लिए लाभकारी प्रतीत होती थी, क्योंकि लगता था उन्हें बाहरी आक्रमणकारी सुरक्षा मिलती थी और आंतरिक जो शांति है वो बनाए रखने में मदद मिलती, क्योंकि यह जो लाभ है बेसिकली अस्थायी थी और एक सीमित थी। इससे बदले उन्हें अपनी जो स्वतंत्रता है और जो आत्मनिर्भरता है उसका ही त्याग करना पड़ता था। निष्कर्ष कहे तो वेलेजली एक लीचड़ था, ठीक है, मेरे हिसाब से, जिसकी सहायक जो संधि है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की एक अत्यंत ही चतुर और प्रभावी नीति थी। उन्होंने क्या किया, जिससे भारत के वर्चस्व को बेसिकली स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह जो नीति है युद्ध के बजाय जो कूटनीति के माध्यम से अपना जो नियंत्रण है वो भारत में स्थापित करने का एक माध्यम बन चुका था। हालांकि यह बाहरी रूप से सहयोग और सुरक्षा का प्रतीक बनता था, लेकिन वास्तविकता में यह नहीं था। यह बेसिकली भारत के राज्यों की स्वतंत्रता उसको छीनना था। इस प्रकार सहायक जो संधि बेसिकली उसने हमारे भारतीय इतिहास में जो औपनिवेशिक विस्तार है, कॉलोनिज्म जो विस्तार हुआ था, उसका यहाँ महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर के बाहर निकलता है।